हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। डिटेल से चर्चा करेंगे और इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली सीटेट और बीएड के लिए बनाया गया है। इसका यूज जो है आपको आगे भी मिलेगा, चाहे केवीएस का एग्जाम हो या जितने भी टीईटी एग्जाम्स होते हैं। हमारा जो भी वीडियो होता है ये इतने एग्जाम्स को कवर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग बात करते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली चार कारक, चार फैक्टर्स है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं और बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ये जो चार कारक है इसमें से जो पहला कारक है वो है हमारा वंशानुगत कारक, जिसको हम लोग जेनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। दूसरा है जैविक कारक, जिसको बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। तीसरा है वातावरणीय कारक, जिसको इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। और चौथा है शारीरिक कारक, जिसको हम लोग फिजिकल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा पहला कारक है वंशानुगत कारक, इसमें जो है जनरली दो बातें शामिल हैं। पहला है जीन और दूसरा है गुणसूत्र। हर इंसान जो होता है उसकी संरचना, सबसे छोटी इकाई जो होती है इंसान के, उसको हम लोग सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ये पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिका के अंदर जो है देखेंगे तो कोशिका नाभिक जैसी सॉरी कोशिका जो है अंडे जैसी एक संरचना होती है। जिस तरह अंडे में कई परतें होती है उसी तरह से कोशिका में भी। तो बाहर जो है ये एक जो है कोशिका भित्ति होता है और उसके अंदर कुछ द्रव्य भरे होते हैं और उस द्रव्य में एक नाभिक होता है। उस नाभिक में जो है हमारा ये क्रोमोजोम होता है, जिसको हम लोग गुण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से करके काफी क्रोमोजोम होते हैं। उसी में जो है हमारा आरएनए होता है, उसी में हमारा डीएनए होता है। तो आरएनए और डीएनए जो होता है इसी में होता है गुण सूत्र। और ये जो गुण सूत्र होता है उसमें होता है जीन्स। जीन्स का क्या काम है? जीन्स जो है एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे देखा जाता है कि बच्चे जो है अक्सर अपने माता पिता के ही संरचना और रूप में जाते हैं, तो इसके पीछे जो है इन्हीं का कारण होता है। तो वृद्धि और विकास कैसे होगा किसी इंसान का, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है जेनेटिक कारक का। ये तय करता है कि उस इंसान का शारीरिक ढांचा कैसा होगा, कद काठी कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, उसकी आने वाली जो भी संरचना है, चाहे मस्तिष्क की हो या जो भी हो बीमारियां है। कई बीमारियां वंशानुगत भी होती है जो एक वंश से दूसरे वंश तक जो है चलती जाती है। तो ये सब के सब जो है इस पे आता है। तो ये वृद्धि और विकास को अच्छे से प्रभावित करता है। आप लोग देखते होंगे कि जिनके माता पिता काफी जो है प्रोडक्टिव होते हैं या जिनके माता पिता काफी तेज होते हैं, उनके बच्चों को भी अक्सर देखा गया है कि वो भी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। या माता पिता का जो रंग रूप है उससे मिलता जुलता उनके बच्चों का रंग रूप नजर आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वंशानुगत कारक का एक अहम भूमिका होता है। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है जैविक कारक। जैविक कारक में आता है शरीर का ढांचा। कभी कभी क्या होता है वंशानुगत कारक और गुणसूत्र वगैरह ठीक होने के बाद भी शारीरिक ढांचा जो है उसका सही से विकास नहीं हो पाया। और शारीरिक ढांचा ये जितना सुडौल और सुदृढ़ होता है, इंसान का वृद्धि और विकास उतना ही अच्छा होता है। जितना अच्छा शारीरिक ढांचा होगा उसका अपने ऊपर उतना ही पकड़ होगा, उससे यानी कहने का मतलब उससे काफी जो है बल का अनुभव होगा। वो स्वस्थ रहेगा। और जब वो स्वस्थ रहेगा तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन के कारण उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। मानसिक विकास का मतलब उसकी जो मानसिक क्षमताएं योग्यताएं हैं, सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, ये सब चीजें अच्छी होंगी। इससे उसका समाजीकरण अच्छा होगा। यानी सभी के सभी विकास के पक्ष इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये है हमारा जैविक कारक। तो इसमें पहला था शारीरिक ढांचा और दूसरा है तंत्रिका तंत्र। मैं पहले ही बता चुका हूं कि शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है उसमें यही सब चीजें आती है। तंत्रिका तंत्र भी उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। कहीं कहीं इसको स्नायु तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सूक्ष्मतम नाड़ियों का एक जाल सा फैला हुआ है। और ये क्या करते हैं, जहां भी शरीर में कहीं पे चोट लगती है, कहीं कुछ चुभता है या स्पर्श होता है, तो उसकी सूचना हमारी मस्तिष्क तक जो है न्यूरॉन्स के माध्यम से पहुंचाती है। तो ये जितना ही
अच्छा होगा, इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही एक्टिव होगा, उसके सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो जैविक कारक भी जो है वृद्धि और विकास को काफी प्रभावित करता है। तो जैविक कारक में तीसरा है हमारा ग्रंथिया। ग्रंथिया को यानी इसको हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां हैं। जैसे मुंह में है लार ग्रंथि, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से जो है लार ग्रंथि जो है लार छोड़ता है, और वो खाने में मिलके खाने को कोमल और सुपाच्य बना देता है, जिसके कारण आसानी से हम निगल भी पाते हैं और खाना पच भी जाता है। उसी तरह हमारे पेट और शरीर में भी कई तरह की ग्रंथियां हैं। प्यूटिटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, बहुत सारी है। जैसे कोई एसिड छोड़ती है, कोई जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स छोड़ते हैं जिनसे हमारा बाल, नाखून, ये सब चीजें प्रभावित होती है, शरीर का त्वचा, कलर, ये सब। कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिससे हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं, उस समय भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हमारे शरीर में यदि हार्मोनल बैलेंस सही नहीं हो, ग्रंथियों का जो स्राव है अगर वो बैलेंस नहीं हो, तो फिर हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारा वृद्धि और विकास उससे काफी प्रभावित होता है। तो ये दूसरा जो जैविक कारक के जो तीनों भाग है, ये वृद्धि और विकास को बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो इनका विकास सही से होना चाहिए और इनका बैलेंस, इनका संतुलन रहना आवश्यक है। अगला है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक जो है उसमें पहला आता है जब बच्चा जो है, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, उस समय उस गर्भ के चारों ओर जो वातावरण है उसका उसके वृद्धि और विकास पे खासा असर पड़ता है। जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब माँ की जो मानसिक स्थिति है उस समय की, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, अगर वो चिड़चिड़ापन महसूस कर रही है या बहुत ज्यादा दबाव में है, क्रोध में है, डर और भय में है, तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि हम जैसी मानसिक स्थिति में होते हैं हमारे शरीर में वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं और वो बच्चे को जाके प्रभावित करता है। दूसरा, माँ का खान पान, जैसा खान पान होगा बच्चे को जो है गर्भ में वैसा ही पोषण मिलेगा। माँ का रहन सहन भी जो है गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे के वृद्धि और विकास पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। अगर माँ का रहन सहन सही नहीं है, उसका उठना बैठना, चलना फिरना अगर सही से नहीं है, तो उससे काफी परेशानियां होती है और बच्चा हो सकता है उसमें उसको काफी परेशानियां का सामना करना पड़े गर्भ में। दूसरा, एक और बात है, गर्भ के अंदर वातावरण में गर्भ में शिशुओं की संख्या भी काफी मायने रखती है। अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उससे भी जो है एक दूसरे के ऊपर जो वृद्धि और विकास है उस पर खासा फर्क पड़ता है। तो इस पे हम लोग इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जो जो गर्भ में जो वोम्ब में जो फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा तैरता है, तो उसकी मात्रा कैसी है, एसिडिक है या वो नॉर्मल है वो फ्लूइड, या उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा है, ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। तो ये था हमारा वातावरणीय कारक में पहला, जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में कैसा वातावरण उसे मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। खासकर पोषण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। माँ का जो डाइट है जितना अच्छा होगा, बच्चे का जो सबसे पहले क्या बनता है, ये मस्तिष्क, हृदय वगैरह ये सब बनता है, वो छोटा होता है। धीरे धीरे जो है हर महीने के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव और चेंजेज आते हैं। फिर धीरे धीरे करके हड्डियों का विकास होता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, हाथ का विकास होता है, पैर का विकास होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत में कि विकास जो है मस्तक से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अब आते हैं जन्म के बाद के वातावरण की बात कर लेते हैं। तो वातावरणीय कारक में जब शिशु जन्म के बाद बाहर आता है तो अचानक वातावरण बदलता है, उसमें उसको एडजस्ट करना होता है। और जो बच्चे अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार बच्चों का वृद्धि और विकास काफी प्रभावित होता है। वहीं अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिल गया जन्म के बाद से और वो बीमार भी नहीं पड़ा, और उससे माँ को जो है अच्छा पोषण ले रही है, माँ अच्छा डाइट ले रही है, तो माँ के दूध के जरिए उसे अच्छा पोषण मिलेगा। उसका रख रखाव यदि बेहतर है, उसका जिस कमरे में रह रहा है वहाँ का माहौल अगर सही है, हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था है, तो उस तरह से जो है बच्चे को काफ़ी जो है सहूलियत होती है वृद्धि और विकास करने में। अन्यथा बच्चे का वृद्धि और विकास काफ़ी डिस्टर्ब होगा, वो बार बार बीमार पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रुकेगी, तो उससे काफ़ी उसको परेशानी होता है। तो ये वातावरणीय कारक है। वातावरणीय कारक में जन्म के तुरंत बाद ही नहीं, जन्म के बाद से लेकर मरने तक भी जो वातावरण हमारे इर्द गिर्द होता है वो हमेशा ताउम्र, पूरी उम्र तक हमारे जो है ऊपर काफी प्रभाव डालते रहता है। चाहे बाल्यावस्था की बात करें, किशोरावस्था या युवावस्था या प्रौढ़ावस्था,
हम वातावरण से पल पल इंटरेक्ट होते हैं और उससे प्रभावित होते रहते हैं। वातावरण का यहाँ मतलब जो है सिर्फ जो है भौतिक वातावरण की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है माहौल की भी। हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे प्रति लोगों का स्नेह है या नहीं, हमें किस नज़र से देखा जाता है, और भी बहुत सारी बातें। वातावरण कहने का मतलब जो भी आप बाहर देख सकते हैं, बोलचाल, रहन सहन, व्यवहार, खान पान, हवा पानी, ये जो है गर्मी ठंडा वर्षा, ये सभी बातें इसमें जो है सम्मिलित हो जाती है और ये हमारे वृद्धि और विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अक्सर देखा गया है कि सही वातावरण में न रहने वाले बच्चों का जो विकास है वो सही से नहीं होता। अगर अच्छा माहौल मिलता है तो वो अच्छे संस्कार सीखते हैं, इससे उनमें नैतिकता का विकास होता है, तो नैतिक विकास में भी इसकी अहम भूमिका है। ये सब बातें हैं। अगला है शारीरिक कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये शारीरिक कारक में जो है पहला है पोषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है 6 महीने के बाद जब वो खाना शुरू करता है तब ये डिपेंड करता है कि उसका पोषण कितना अच्छा है। पोषण का स्तर जितना अच्छा होगा उसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स, इन सब की मात्रा अगर संतुलित है भोजन में तो उसके शरीर के कोशिकाओं और अंगों के विकास के लिए जो जो चीज़ें चाहिए अगर उसे मिल रहा है तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, वो स्वस्थ होगा। जब शारीरिक विकास अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा, सोचेगा, समझेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, हर चीज़ अच्छे से सीखेगा, तो उसे सामाजिकरण करने में मतलब समाज में ढलने में आसानी होगी और इस तरह से उसका व्यक्तित्व का विकास भी बहुत अच्छा होगा। यानी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास में ये जो पोषण का कारक है, सोचिए कहाँ से कहाँ तक जुड़ जाता है। अगला है दिनचर्या। सिर्फ पोषण ही मायने नहीं रखता, उसकी दिनचर्या, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर किसी बच्चे का या बालक का जो जन्म लिया है उसके बाद से उसकी दिनचर्या हमेशा खराब रहे, न टाइम से खान पान हो, न टाइम से सोना हो, न सही से जगना हो, न खेलना कूदना हो सही से, न पढ़ना लिखना हो, तो उसकी जो दिनचर्या है उसके विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करेगी। आप कितना भी अच्छा पोषण दीजिए, अगर दिनचर्या सही नहीं है तो हो सकता है वो बीमार पड़े, उसका अन्य विकास के जो पक्ष है वो भी गड़बड़ हो जाए। तो इसका जो जो डेली रूटीन होता है उसका भी खासा असर होता है। अगला है निद्रा एवं विश्राम। बच्चों को निद्रा और विश्राम की विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है, कहा जाता है कि शिशु जो है एक दिन में कम से कम शिशु को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए। अब बच्चे जैसे जैसे बढ़े जाते हैं वैसे वैसे जो है सोने का जो दर है, जो पीरियड है वो कम होते जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहा गया कि 8 घंटे सोने चाहिए, 6 से 8 घंटे एक पूरी निद्रा लेनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान निद्रा में होता है तो उसके शरीर में जो भी कोशिकाएं टूट फूट गई है उसका जो है रिपेयरिंग होता है शरीर में। तो जो भी हम खान पान करते हैं सोने के समय हमारे शरीर रिलैक्स करता है और उस समय जो है शरीर के सभी अंगों में जो है निर्माण कार्य चलते हैं। तो निद्रा और विश्राम की बेहद आवश्यकता है। अगर बच्चों को सही से निद्रा और विश्राम नहीं दिया जाएगा तो उनका शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास भी काफी प्रभावित होगा। देखा जाता है कि निद्रा कम लेने वाले और कम आराम करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं या किशोर होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये चिड़चिड़ापन उनके व्यक्तित्व के विकास को भी काफी प्रभावित करता है। अगला है व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन। तो ये जो है विकास को प्रभावित करने में इनकी बड़ी अहम योगदान है, खासकर व्यायाम की। शरीर को सही से पोषण भी दिया जाए, शरीर भी अच्छे से विकसित हो गया, ढांचा भी सही है, लेकिन उस शरीर को संभालना भी बेहद जरूरी होता है। तो व्यायाम के माध्यम से ही शरीर को हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसे सुडौल बनाकर रख सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो अगर व्यायाम उचित रूप से कराया जाए तो बच्चों के जो हड्डी है वो लचीलापन बना रहेगा, मांसपेशियां मजबूत होगी, रक्त का प्रवाह सही होगा, इससे बहुत सारी बातें आएंगी। अगला है खेल कूद। खेल कूद बेहद जरूरी है। अगर बालकों को खेल कूद से दूर कर दिया जाए तो एक तरह से कहा जाता है उनके विकास के एक बहुत बड़े क्षेत्र को नेग्लेक्ट कर दिया गया। खेल कूद के माध्यम से शरीर तो मजबूत होता ही है, दिमाग और शरीर के बीच कैसे संतुलन स्थापित किया जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। खेल में ये वहाँ विकसित होता है कि शरीर के अंगों का सही परिस्थिति में कैसे संचालन किया जाए। खेल में भी बहुत तरह के खेल होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले, घर के बाहर खेले जाने वाले। घर के अंदर खेले जाने वाले जो भी खेल होते हैं ज़्यादातर वो मानसिक शक्तियों के आधार पर होते हैं, तो उनसे मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। बाहर की ओर खेले जाने वाले जो खेल होते हैं ज़्यादातर उसमें शारीरिक गतिविधि होती है,
तो दोनों तरह के खेलों का जो है उचित संतुलन बना के जो है उन्हें खेल कूद से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अगला है मनोरंजन। मनोरंजन बेहद जरूरी है। जब खेल कूद होगा, शारीरिक क्रिया होगी, पढ़ाई लिखाई होगा तो बच्चे थकेंगे, और थक जाएंगे तो उन्हें मनोरंजन की बेहद जरूरत है। शरीर को जिस तरह से आराम की आवश्यकता होती है, आनंद की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मन को भी आराम और आनंद की आवश्यकता होती है। उसके लिए मनोरंजन एक अच्छा साधन है। मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन हैं, तो उनमें से उचित साधनों का प्रयोग करके उन्हें जो है मनोरंजन कराया जा सकता है। मनोरंजन से जो है उनका मस्तिष्क खुश रहेगा और वे अच्छे से जो है मानसिक विकास कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले ये जो कारक है कितने जो है महत्वपूर्ण कारक है, किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। और इसको समझने के बाद अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे इससे रिलेटेड, चाहे वो VVI क्वेश्चन हो या सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या बिहार TET से रिलेटेड हो या किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो हम उसके खोज कर उसका सोल्यूशन आपके सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।